स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर मार्शल लॉ क्या होता है। ठीक है, और मार्शल लॉ आखिर है क्या, क्या संविधान में हमने इसका प्रावधान किया, क्या इसकी हमने परिभाषा दी, तो इनके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है मार्शल लॉ से संबंधित तो आपकी वो कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगी। ठीक है, और मित्रों जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं कह रहा हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 34 में हम मार्शल लॉ की बात करते हैं। पहली बात तो अनुच्छेद 34 जो हम बात करते हैं किसमें, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में हमने मूल अधिकारों की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 34 की हम जब बात करते हैं ना तो अनुच्छेद 34 में हमने क्या लिखा है, देखो अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। यानी मित्रों अगर भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू होता है ना तब हमारे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगता है। यानी अनुच्छेद 34 हमें यह बताता है कि मार्शल लॉ के समय आपके मूल अधिकार प्रतिबंधित हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, मार्शल लॉ की हम पहले चर्चा कर लेते कि आखिर मार्शल लॉ होता क्या है। ठीक है, देखो मार्शल लॉ क्या कह रहा है, मार्शल लॉ के सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिया गया। यानी अंग्रेजी जो कानून है उनसे हमने मार्शल लॉ को उठाया है। क्लियर है। और हालांकि मार्शल लॉ की संविधान में हमने व्याख्या नहीं की और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सैन्य शासन। यानी मित्रों आसान शब्दों में यानी आप सिंपल सा ये समझ लो कि मार्शल लॉ का मतलब है सैन्य शासन। यानी जहाँ पे सरकार फिर शासन नहीं करती वहाँ सेना शासन करती है। ठीक है, और कई बार हम ऐसे भी कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर जो है वहाँ मिलिट्री जो है शासन करती है, मिलिट्री के आधार पर वहाँ जो सरकार है वह चलती है। क्लियर। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मार्शल लॉ का मतलब बस सिंपल सा ये होता है कि वहाँ सरकार शासन नहीं करती, वहाँ सेना शासन करेगी फिर। और देखो आगे क्या कहता है, कह रहा है कि यह ऐसी स्थिति का परिचायक है जहाँ सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है। यानी वही बात जो मैंने कही कि वहाँ फिर सेना शासन करती है और सेना ही अपने नियम कानूनों के तहत वहाँ संचालन उस देश का करती है। ठीक है, यानी वहीं फिर जो सरकार वहाँ चलती है, सरकार तो वहाँ है ही नहीं लेकिन एक तरह से सरकार ही वो चला रही है तो सेना चलाती है। क्लियर। और इस तरह वहाँ साधारण कानून निलंबित हो जाता है और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों के अधीन किया जाता है। वही तो मित्रों मैंने बात कर रहा हूँ कि जितने भी काम होते हैं ना फिर तो वो सेना के अधीन हो जाते हैं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो। ठीक है, सभी पर सेना का नियंत्रण हो जाता है। और म्यांमार में जो कू की स्थिति पैदा हुई थी, यानी कू का मतलब होता है वही सैन्य शासन। म्यांमार में कू को जो है सैन्य शासन, यानी म्यांमार में सैन्य शासन का मतलब है कू। तो म्यांमार में जो है कू हुआ था और वहाँ पे जो है सरकार खत्म करके सेना ने वहाँ पे सत्ता पर कब्जा कर लिया। क्लियर। तो इसको आप वहाँ से लिंक कर सकते हैं कि हाँ वही बस उसी को मैं कह रहा हूँ कि वही मार्शल लॉ है। और अंग्रेजी में इसको मार्शल लॉ कह देते हैं और हिंदी में मतलब है सैन्य शासन। क्लियर है। और नेक्स्ट देखो क्या कहता है, ये कह रहा है कि ये सैन्य कानून से अलग है। क्या यह सैन्य कानून से अलग है जो कि सशस्त्र बलों पर लागू होता है। मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान में कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है, हालांकि इसे अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। यानी जो मैंने यही तो बात की अनुच्छेद 34 की कि अनुच्छेद 34 के माध्यम से हम जब मार्शल लॉ लागू कर देते हैं तो फिर हमारे मूल अधिकार जो हैं वो निलंबित करती है, यानी उन पर प्रतिबंध लग जाता है। ठीक है, और यही कह रहा है कि अनुच्छेद 34 के माध्यम से हम कहीं भी भारत में मार्शल लॉ लगा सकते हैं, यानी वहाँ सेना का शासन हम लगा सकते हैं। मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थिति जैसे कि युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जाता है। यानी अगर मान लीजिए भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए या देश में ही कोई अशांति फैल जाए, बहुत बड़े दंगे सांप्रदायिकता के मान लीजिए जैसे भारत की आज़ादी के समय उतने जैसे दंगे हुए वैसे अगर दंगे हो जाएं तो उस परिस्थिति में सैन्य कानून लगाया जाता है। यानी वहाँ पे फिर सैन्य शासन मार्शल लॉ हम लगाते हैं। और आगे कहता है कि इसका न्यायोचित उद्देश्य यही है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखी जा सके, यानी वही कि समाज शांति, यानी समाज में शांति बनी रहे, देश में शांति बनी रहे, दंगे फसाद ना हो। ठीक है। और नेक्स्ट देखो क्या कहता है, मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। यानी मार्शल लॉ जब लागू होगा तो फिर सेना जो होगी ना मित्रों वो कुछ भी कर सकती है, फिर उसको असाधारण अधिकार हमने दे दिया, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको राइट्स मिल गए हैं। क्लियर है। और वे अधिकारों पर प्रतिबंध यहाँ तक कि किसी मामले में नागरिकों को मृत्युदंड तक लागू कर सकता है। यानी मित्रों क्या कि वो चाहे ना तो फांसी की सजा भी फिर दे सकती है किसी व्यक्ति को। यानी वहाँ फिर सरकार नहीं है, आप ऐसा समझ लो वहाँ सेना शासन कर रही है फिर।
सेना ही जो करेगी वो सही है, अगर गलत भी कर रही है तो सही है, और सही कर रही है तो वो सही भी है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कहता है सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत, क्या मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया क्या कि जो हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट जारी करेंगे ना, उसको आप निलंबित नहीं कर सकते। यानी अनुच्छेद 32 के माध्यम से जब हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करते हैं मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर, ठीक है, तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो हम रिट जारी करेंगे आप उसको निलंबित नहीं करेंगे। यानी बंदी को हमने जो है पेश करने के लिए कहा है हमारे अदालत में, तो आप उसको निलंबित नहीं कर सकते। यानी हमने कह दिया कि उसको पेश करना है तो आपको उसको पेश करना ही होगा, आप उस रिट को निलंबित नहीं कर सकते। क्लियर। और नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि, और हाँ मित्रों, मैंने जो मूल अधिकारों का जब मैंने चैप्टर आपको कंप्लीट करवाया तब मैंने वहाँ आपको बताया था पांचों रिटों के बारे में डिटेल से, एक एक शब्द पर मैंने इतना डिस्कशन किया है मित्रों। ठीक है, कि कौन सी रिट जो है कब जारी की जाती है। ठीक है, न्यायिक अधिकरणों के खिलाफ की जा सकती है, सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ या निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी की जाती है क्या। ठीक है, जो 5 रिटें हैं कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, तो ये पांचों रिटों के बारे में वहाँ डिटेल से डिस्कशन किया है, तो आप उस रिटों को जो है जरूर से देखना। ठीक है, मूल अधिकारों का चैप्टर है, और मूल अधिकारों के चैप्टर में यानी मूल अधिकारों की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ आपको भी वीडियो मिल जाएगी। यानी थंबनेल पे ही लिखा हुआ है कि रिटों के बारे में, पांचों रिटों के बारे में लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भिन्न है। क्या कह रहा है कि जो अनुच्छेद 352 के तहत हम जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं और अनुच्छेद 34 के तहत जो हम मार्शल लॉ लगाते हैं, तो इन दोनों में मित्रों डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में अंतर है, और दोनों के बीच विभेद या अंतर को हमने तालिका में दर्शाया। यानी मित्रों यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने जो है जो अंतर है ना मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, इन दोनों के बीच हमने जो अंतर भी बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मित्रों मैंने अलग से इन दोनों के बीच यानी आखिर मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल, इन दोनों के बीच आखिर अंतर क्या है। ठीक है, डिफरेंस की अगर आप बात करेंगे ना, डिफरेंस के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो मैंने अलग से वीडियो डाल दी है पहले से ही। ठीक है, पहले से मैं उसकी वीडियो डाल चुका हूँ कि आखिर मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर क्या है। ठीक है, तो मेरी जो चैनल है वहाँ पे अलग से राजनीतिक शब्दावली के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, राजनीतिक शब्दावली के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस प्लेलिस्ट में मैंने उस वीडियो को ऐड किया हुआ है। ठीक है, कि मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर क्या है। ठीक है, इस नाम से आपको मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर के डिटेल से देख लीजिएगा। ठीक है, डिटेल से मैंने वहाँ पे समझाया है कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं कंप्लीट लक्ष्मीकांत की पॉलिटी यानी भारत की राजव्यवस्था, यानी मित्रों लक्ष्मीकांत का मतलब है कि एम लक्ष्मीकांत के नाम से भारत की राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की एक बुक आती है। और मित्रों जो IAS एस्पायरेंट होते हैं, ठीक है, जो IAS की तैयारी करते हैं या स्टेट PSC की तैयारी करते हैं, तो वो स्टूडेंट उस बुक को पढ़ते हैं, तो उसी बुक के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी करवा रहा हूँ। ठीक है, और वैसे मेरा चैनल ही स्टेट PSC और UPSC को समर्पित है। ठीक है, तो उस जो बुक है ना उसकी जो मेरी कंप्लीट पॉलिटी चल रही है। ठीक है, और मित्रों मैं ये दावा करता हूँ कि ये इस बुक को आपने अगर पढ़ लिया ना, मेरे साथ अगर आप बने रहे, अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया, तो किसी भी यानी कहीं भी आपको भटकने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि मित्रों जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है ना, आप विश्वास करना कहीं भी मत भटकना आप, मैं कह रहा हूँ फिर से आपको। और अगर आप 2 या 3 बार पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। मैंने इतना डिटेल से वहाँ जोर देकर के समझाया है, सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने इस बुक को कम से कम 30 बार पढ़ा है, तब जाकर के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप इस बात का विश्वास भी नहीं करोगे। मैं जानता हूँ कि आप में से 99% लोग इस बात का विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप जाकर के मेरे लेक्चर सुनोगे ना तो आपको अपने आप लगने लग जाएगा कि हाँ मैंने इसको पढ़ा होगा, और मैंने 30 तो आपको बताया है, 30 से ज़्यादा तो मैंने पढ़ा होगा इसको, मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तब जाकर के मैंने मित्रों यहाँ पे ये वीडियो यानी मैंने इंडियन पॉलिटी की क्लासेज स्टार्ट की है। ठीक है, और NCERT मेरी चल रही है, कुछ दिनों में कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और वैसे हम जो है हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लासेज उसमें तो हम मिलते ही हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।